Seventh class. Our today's chapter is air, chapter 4. तो इसमें बेटा हम लोग एयर के बारे में डिस्कस करेंगे. एयर मीन्स एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन और इसकी स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर मीन्स हवा का एक लिफाफा लगा लो या फिर कंबल लगा लो जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है. और अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं वो इसी एटमॉस्फेयर पे की वजह से ही वो सांस ले पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एयर प्रोवाइड करता है, मीन्स हवा प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं. और ये सूरज से, सन से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. और इसकी ब्लैंकेट की अगर प्रोटेक्शन ना हो, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो सूरज से निकलने वाली जो इतनी ज़्यादा हीट है तो वो हमें ज़िंदा ही जला देगी. इतना मतलब उसका मतलब डे टाइम में इतनी ज़्यादा हीट हमारी अर्थ जो है वो रिसीव करेगी और रात को ये फ्रोज़न हो जाएगी, मीन्स फ्रीज़ हो जाएगी, जम जाएगी हमारी जो बॉडी में ब्लड है या एवरीथिंग, जो भी चीज़ इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं हमारी अर्थ पे. तो इस तरह से मतलब तो इसका कंक्लूज़न क्या निकला है कि जो एयर है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखती है ताकि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर सकें. तो अब आता है बेटा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन मीन्स एटमॉस्फेयर हवा जो है वो किन चीज़ों की बनी हुई है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि इस पाई चार्ट में आप लोग देख रहे हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस. तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है इसके अगर हम परसेंटेज देखें इस पाई चार्ट में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, दैट इज़ 78%. और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस आती है जो कि 21% है. और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी परसेंटेज जो है 0.03% है. और दूसरी गैसेस जो हैं हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये बहुत ही लीस्ट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. दूसरा है इन गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं. और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सारा कुछ मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को कंपोज करते हैं. नेक्स्ट आता है अब इन जो एयर जो हवा में प्रेजेंट है या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके क्या फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन हमने देखा कि वो 78% है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में नाइट्रोजन गैस होती है. तो जैसे कि जब हम व्हेन वी इनहेल में जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन गैस जो है हमारे लंग्स जो हैं वो गेन करते हैं. और एक्सेलेट मीन्स जब हम और उसके बाद उसको हम मतलब सांस जो है हम छोड़ते हैं. और दूसरा है मगर जो नाइट्रोजन गैस जो है प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लांट्स इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाते हैं. और दूसरा है कि ये प्लांट्स जो है नाइट्रोजन हवा में जो प्रेजेंट है गैसेस फॉर्म में, ये डायरेक्टली हवा से, एयर से नहीं गेन कर सकते. ये गेन करते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू जो कि सॉइल में या फिर प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. वहाँ से ये मतलब जो बैक्टीरियाज हैं नाइट्रोजन गैस हवा से लेते हैं और उसको फिर चेंज करके सॉलिड फॉर्म में प्लांट्स उसको फिर यूज़ करते हैं. तो इस तरह से सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर पे आती है. और इसको जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों ही ऑक्सीजन हम लोग एयर से गेन करते हैं और इसी वजह से हम लोग ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं. ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब ये प्रोसेस होती है अपना वो खाना प्रिपेयर करते हैं तब वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. और इस तरह से ऑक्सीजन के कंटेंट्स जो हैं वो हमेशा ही हवा में कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और
प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये बैलेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग पेड़ों को दूसरी तरफ अब हम काट रहे हैं, लगातार डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस चल रही है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो भी अपसेट हो गया है। थर्ड नंबर पे गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी इम्पोर्टेंस भी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए ये गैस, क्योंकि जब वो मतलब अपना फूड तैयार करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और इसी तरह से वो रिलीज़ की हुई जो ऑक्सीजन है ह्यूमंस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेल करते हैं। मींस जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से बेटा इसका भी जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में परफेक्ट रहता है प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की वजह से। और इसी तरह से अगर इसकी जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वो किस वजह से, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कोयला या ऑयल वगैरह बर्न हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा चल रहे हैं, व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से फ्यूम निकलता है, तो उस वजह से मतलब हर साल बिलियंस टन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और ये जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है वो अपसेट हो रहा है, और दूसरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो दूसरी अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, मींस गैस जो है वो ट्रैप हो जाती है मींस जितनी ही सारा दिन गैस सनरेज जो है, सन से निकलने वाली जो हीट है वो हमारी अर्थ जो है वो अब्जॉर्ब करती है और एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। एटमॉस्फेयर उसको जितने भी यूज़फुल जो मतलब रेज हीट होती है वो अर्थ तक पहुंचाती है, और उसके बाद रात को अर्थ जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को अगर हम सिंपल सी बात में अगर हम देखें तो बेटा, जैसे कि अगर कोई गाड़ी धूप में खड़ी हुई है तो उसके शीशे वगैरह बिल्कुल बंद हैं गर्मियों के मौसम में, तो जब हम गाड़ी को खोलते हैं तो उसमें आप देखोगे, आप फील करते हो कि कितनी अंदर उसके गर्मैश भर जाती है। और कई बार तो इतना होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है तो उसके शीशे पे क्रैक भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर हीट ट्रैप हो जाती है उसको बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिलती है, तो इसी वजह से जो शीशे हैं उन पे क्रैक पड़ जाता है। और इसी तरह से जो हमारी अर्थ है उसमें भी अगर इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ती चली गई तो जैसे हम कह रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है उसमें होल होते जा रहे हैं, तो इसकी मेन रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरह से अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका सबसे मतलब मेन जो चीज़ है वो दैट इज़ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ उगाएं, तभी कहीं जाके ये जो बैलेंस है वो बरकरार रह सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर में आ जाता है बेटा कि एटमॉस्फेयर में लेयर्स कितनी हैं। देर आर 5 लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो अब इन लेयर्स को हम लोग वन बाय वन रीड करते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो आती है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये ड्रॉ की हुई है। तो सबसे नीचे हम लोग देख रहे हैं तो ये ट्रोपोस्फेयर लेयर है। ये वो लेयर है, लोएस्ट लेयर मीन्स जिस पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर है, सारा कुछ एवरीथिंग इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में है। और इसकी जो मतलब हाइट अगर हम देखें तो 0 to 8 किलोमीटर्स तक है, और जितना भी वेदर फिनोमिना, वेदर में जो भी चेंजेस वगैरह आ रही हैं वो सारा कुछ इसी लेयर में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा है कि अगर टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो जैसे जैसे इस लेयर में हम लोग हाइट पे जाते हैं, हाइट मीन्स अगर हम आपने देखा होगा कि माउंटेन्स पे हम लोग चढ़ते हैं तो टेम्परेचर
डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसी तरह से ये ट्रोपोस्फियर का मेन करैक्टरिस्टिक है कि एज वी गो हाई द टेम्परेचर विल डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देख रहे हो, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो इस पॉइंट पे आके ना तो इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, मींस कांस्टेंट हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। मींस यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ना बढ़ता है ना कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारी आती है स्ट्रेटोस्फियर, और इसकी जो मेंस लेंथ अगर हम देखें तो वो 8 to 50 किलोमीटर्स तक चली जाती है। और ये एक ऐसी लेयर है जो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते हैं, और इसी वजह से ये एरोप्लेन्स के लिए एक परफेक्ट एयर मानी जाती है। और एरोप्लेन जो हैं, जेट एयरवेज जो हैं, वो सारे ही एरोप्लेन्स इस लेयर में फ्लाई करते हैं। और इसमें दूसरी बात ये आती है, अगर टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही लोअर पॉइंट पे आ जाता है, मीन्स माइनस से टेम्परेचर 0 डिग्री तक आ जाता है। तो इस तरह से दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर अभी हम लोगों ने डिस्कस की है कि ये सन से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेसोस्फीयर लेयर। मेसोस्फीयर लेयर की जो एक्सटेंशन है वो 50 to 80 किलोमीटर्स तक है। और इसमें जो हवा की जो इसमें डेंसिटी वगैरह लगा ले हम लोग, तो जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं हवा की डेंसिटी जो है वो थिन होती चली जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी हम लोग जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो नेक्स्ट लेयर हमारी आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लेयर जो है बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आइनोस्फेयर, लोअर लेयर इसकी आइनोस्फेयर है, और अपर लेयर जो है वो एक्सोस्फेयर है। आइनोस्फेयर लेयर का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे जो भी आयंस होते हैं, आयंस में जितने भी यहाँ पे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होके फिर यहाँ पे हमारे मतलब अर्थ पे जितने भी सैटेलाइट चैनल्स वगैरह चलते हैं, रेडियो मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इनकी वजह से ही डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट आता है अपर लेयर जो है, लास्ट लेयर जो है वो एक्सोस्फीयर है। और एक्सोस्फीयर लेयर जो है वो मतलब इसकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर से ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे सारा कुछ मतलब हवा की डेंसिटी इतनी थिन हो जाती है, और लाइट गैसेस होती हैं यहाँ पे, हीलियम एंड हाइड्रोजन जो है वो हवा में फ्लोट करती रहती हैं, और स्पेस में जाके ये जो लेयर है वो मर्ज हो जाती है। इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है? वेदर क्या है? वेदर वो चीज़ होती है जो हर रोज़ हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कभी टेम्परेचर लो हो जाता है, मीन्स ठंड हो जाती है। आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सुबह के समय थोड़ी बहुत मतलब ठंडक सी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सनराइज़ होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाता है। और फिर कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, कभी रेन होने लगती है, कभी हवा चलने लगती है। तो इस तरह से बेटा ये जो वेदर में चेंजेस हैं टाइम टू टाइम हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग वेदर कहते हैं, जो टाइम टू टाइम, आर टू आर, प्लेस टू प्लेस इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो दूसरा है कि क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं। एवरेज वेदर कंडीशंस का मतलब होता है कि मतलब काफ़ी वास्ट एरिया जो होता है जिसके 30-35 साल तक हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर कर मतलब जज करते हैं, और उसके बाद फिर कहीं जाके उसकी जो मतलब कैलकुलेशंस होती हैं वो होता है कि यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा है, मैक्सिमम कितना है, रेनफॉल कितनी होती है, यहाँ पे समर सीज़न कितना रहता है, विंटर सीज़न कितना रहता है। तो इन सब की एवरेज निकाल के ही किसी भी एरिया के क्लाइमेट को
डिटरमिन किया जाता है। तो इस तरह से बेटा आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट तक, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। दैट्स ऑल।